गुड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एम आई ऑडिबल? एक बार प्लीज़ पब्लिक चैट में कंफर्म करिए मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है कि नहीं। वेरी गुड इवनिंग सुधाकर जी, अभिजीत जी, चलिए थैंक यू फॉर योर कंफर्मेशन। सुमन कुमार, यस, गुड इवनिंग। मंदाकिनी जी, आपका जवाब आया। लिपन जी, कैसे हैं आप? लिपन कुमार शाहू, रवि सिंह, गुड इवनिंग। अभी अकीब जी। और लास्ट दिन आप ज्वाइन करके फिर छोड़ दिए थे, बाद में ज्वाइन किए थे क्या? लास्ट क्लास में मैं देखा आप ज्वाइन किए थे, है ना, फिर आप छोड़ दिए। चलिए चलिए, तो वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग सीसीएस पेंशन रूल डिस्कस कर रहे थे, और जितना मुझको याद आ रहा है कि हम लोग रूल नंबर 71 तक शायद पढ़े हुए थे, है ना। उसके बाद हम लोगों का कुछ रूल बाकी है, जो आज हम लोग पहले उसको डिस्कस कर लेंगे। फिर एक बार हम लोग क्विक रिकैप्चुलेशन भी कर लेंगे, शुरू से लेके लास्ट तक, अंत तक, ताकि हम लोगों को एक बार उसका टोटल ओवरऑल एक रिवीजन हो जाए। बहुत अच्छा तरीके से तो नहीं, बट एक ओवरऑल रिवीजन हमारा हो जाए, ठीक है। और आज के क्लास में हम लोग जितना पोर्शन हमारा बाकी है 72 से लेके कितने तक, रूल नंबर टोटल कितना रूल है इसमें बताइए। सीसीएस पेंशन रूल में टोटल हाउ मेनी रूल्स आर देयर? टोटल नंबर ऑफ रूल्स कितना है, फटाफट से बताइए। ज्ञानेंद्र जी, वेरी गुड, 87। टोटल 87 रूल्स जो है, तो आज 72 से लेके हम लोग 87 तक कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद फिर फर्दर हम लोग एक बार पूरा टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। और इसका डेट ऑफ एग्ज़ाम फ़िलहाल हम सोच रहे हैं कि 1 तारीख को ही रखा जाए, और 1 तारीख और 2 तारीख, 2 दिन लिंक मैं ओपन रखूँगा। 1 तारीख और 2 तारीख, उसके बाद 3 अप्रैल को आपका, 3 मई को, सॉरी 3 मई को इसका रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा, ठीक है। अभी हम लोग जो भी टॉपिक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उसका फाइनल मार्कशीट भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा कि आप एक्चुअल में कहाँ पर हैं, ठीक है। और साथ में सोच रहे हैं कि हम लोग एक कंपटीशन भी लॉन्च करते हैं। मैं जब आपका मैट्रिकुलेशन दे रहा था, तो मेरा एक टीचर था, उन्होंने एक कंपटीशन रखा हुआ था कि कौन कौन सा विद्यार्थी लगातार 3 टेस्ट में टॉप कर पाता है ना। तो उसको स्पेशल रिकॉग्निशन रहेगा, और प्राइस तो कुछ भी मैं आप लोगों को नहीं दूंगा, क्योंकि मैं बहुत ही कंजूस मक्खी चूस हूँ। मेरा बीवी तो बोलती है कि अगर मतलब खाने पीने में मक्खी भी गिर जाए ना, तो हम उसको चूस के फिर फेंकते हैं। इतना कंजूस मैं हूँ, जिस कारण से प्राइस वगैरह तो कुछ नहीं दूंगा, बट रिकॉग्निशन आपको देंगे हम, है ना। या फिर हो सकता है कि बाद में कुछ प्राइस का भी अरेंजमेंट किया जाए, बट आपका एग्ज़ाम रहेगा और हम लोग देखेंगे, और हम लोग डिक्लेयर करेंगे लगातार कि भाई 3 टेस्ट होने के बाद कोई विद्यार्थी ऐसा है क्या जो लगातार 3 टेस्ट में टॉप किया, है ना। फिर हम लोग देखेंगे लगातार 9 टेस्ट में कौन टॉप कर रहा है, 6 टेस्ट में कौन टॉप कर रहा है। तो आपका, मेरा जो रिक्वेस्ट रहेगा, देखिए, आप मान लीजिए कि इस क्लास में 35 जन, 40 जन जुड़े हुए हैं, कि 50 जन जुड़े हुए हैं, तो ये 40-50 विद्यार्थी का, अच्छा सीसीएस सीसीए का रिजल्ट डिक्लेरेशन नहीं हुआ। चलिए एक काम करते हैं, सीसीएस का सीसीए का टेस्ट का लिंक मैं दोबारा आज ग्रुप में दे देता हूँ, और इसका रिजल्ट डिक्लेरेशन हम लोग आज क्लास के बाद मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। कल हम लोग इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। हरिंदर जी, आप हमको एक बार व्हाट्सएप में मैसेज करिएगा। आज मैं दोबारा लिंक देता हूं, जो लोग अटेंड नहीं किया है अटेंड कर लीजिए। उसके बाद हम लोग कल इसका मार्क्स डिक्लेरेशन कर देंगे, ठीक है हरिंद्र जी। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, रूल नंबर 72, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया गया, बोला कि वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस एंड एमोलूमेंट्स फॉर फैमिली पेंशन एंड ग्रेचुइटी, है ना। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग देखे थे सर्विस का वेरिफिकेशन किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट का, 2 पर्टिकुलर टाइम फ्रेम दिया गया था, जिस टाइम फ्रेम में किया जाता है। वो टाइम फ्रेम क्या क्या है, और कौन सा रूल में इसका प्रावधान को दिया गया था, प्रोविजन को दिया गया था। वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट का 18 साल, वेरी गुड। और एक तो 18 साल हुआ, अकीब जी रूल नंबर बिल्कुल
शायद आप सही बोले हैं, बाकी लोगों का जवाब लेते हैं। मंदाकिनी 18 साल बिफोर 5 years फ्रॉम रिटायरमेंट, है ना, 18 5, और रूल नंबर है 30। बिल्कुल, वेरी गुड। तो वहां पर हमने क्या किया, वेरीफाई किया कि कितना दिन का सर्विस बचा हुआ है, क्वालिफाइंग सर्विस कितने का है ना। तो बोला जा रहा है कि उसी को हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस एंड एमोलूमेंट्स फॉर फैमिली पेंशन एंड ग्रेचुइटी। बोला गया था हेड ऑफ ऑफिस, ये वेरिफिकेशन करना किसका काम है, हेड ऑफ ऑफिस का काम है। वो क्या करेंगे, तो बोला जा रहा है द हेड ऑफ ऑफिस शैल गो थ्रू द सर्विस बुक ऑफ द डिसीज्ड और मिसिंग गवर्नमेंट सर्वेंट and satisfy as to whether the certificate of verification of service for entire service are recorded therein। तो जो हमारा मिसिंग गवर्नमेंट सर्वेंट रहेगा या डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट रहेगा, उन लोगों के मामले में बोला गया जो हेड ऑफ ऑफिस रहेगा वो ये सुनिश्चित करेंगे कि उनका ये रिकॉर्ड वेरिफिकेशन आफ्टर 18 ईयर्स और 5 ईयर्स बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट ये हुआ था कि नहीं, और सही से हुआ था कि नहीं। ठीक है। और इस दौरान अगर कोई भी ऐसा पीरियड रह जाता है जो अनवेरिफाइड है, उसके केस में इफ देयर आर एनी पीरियड्स ऑफ अनवेरिफाइड सर्विस द हेड ऑफ ऑफिस shall accept the unverified portion of service as verified on the basis of service book। तो बोला गया भाई कोई बंदा है जिसका डेथ हो गया, जो मिसिंग हो गया, उनका फैमिली में डिस्ट्रेस में है, उनको मदद करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप बैठ के अगर वेरीफाई वेरीफाई खेलते रहिएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। जिस कारण से बोला गया अगर किसी के सर्विस बुक में ऐसा पोर्शन है, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसा है जिसका पर्टिकुलर पीरियड जो है वो अनवेरिफाइड स्टेटस में है, तो हेड ऑफ ऑफिस क्या करेगा, उस अनवेरिफाइड पोर्शन को वेरीफाई करेगा। किसके बेसिस पे, किसके आधार पे, तो जो सर्विस बुक उपलब्ध है उस सर्विस बुक के आधार पे इसको आपका वेरीफाई करेगा। ठीक है। For the purpose of determination of emoluments for family pension and gratuity, the head of office shall confine the verification of correctness of emoluments for a maximum period of 1 year preceding the date of death और date of डिसअपियरेंस। क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है या फिर जो डिसअपियर्ड मिसिंग गवर्नमेंट सर्वेंट है उसी के बारे में बात कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। तो उनका एमोलूमेंट कितना होगा फॉर द पर्पज ऑफ फैमिली पेंशन एंड ग्रेचुइटी। अब यहाँ पे हमको बताइए फैमिली पेंशन के पर्पज से हमारा जो एमोलूमेंट होगा उसमें कौन सा एंटिटी को हम लेते हैं, कौन सा एंटिटी है जो एमोलूमेंट्स के भीतर काउंट किया जाएगा फॉर आपका फैमिली पेंशन पर्पज। इसमें क्या क्या आएगा बताइए फटाफट से। एनपी आएगा, डी आएगा। मंदाकिनी जी पिटाई खाने वाले हैं आप। एमोलूमेंट्स बोले हैं बेसिक पे के बारे में, आपका फैमिली पेंशन के बारे में। आकिब जी आपको भी घर पे जाके पीट के आएंगे हमको लग रहा है। फैमिली पेंशन, पेंशन के केस में क्या होता था, हम पेंशन पूछे, पेंशन के केस में क्या होता है, बेसिक पे होता है और एनपीए होता है, दूसरा चीज होता है क्या। पेंशन के केस में बेसिक प्लस जो आपका एनपीए, यही दो होगा। तो आप अभी भी अगर ये सब चीज गलत बोलिएगा तो ये एक प्रकार का क्राइम है, आपके खिलाफ क्रिमिनल कोर्ट मतलब क्रिमिनल इंक्वायरी वगैरह बिठाना चाहिए कि ऐसा गलती कैसे कर सकते हैं आप। अच्छा, ग्रेचुइटी के पर्पज़ में अगर हम जाएंगे फॉर द पर्पज़ ऑफ ग्रेचुइटी, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, बेसिक पे आ जाएगा, एनपीए आ जाएगा और आपका वहाँ पे डीए भी आ जाएगा, है ना। तो यही बात बोला जा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एमोलूमेंट्स फॉर फैमिली पेंशन एंड ग्रेचुइटी हेड ऑफ ऑफिस कितने दिन का वेरीफाई करेगा, तो बोला गया 1 year प्रिसीडिंग द डेट ऑफ डेथ, डेथ के 1 साल पहले का, लास्ट 1 साल का जो आपका एमोलूमेंट्स है उसी को ये चेक करेगा। अब यहाँ पे दूसरा सवाल जो पूछा जा सकता है आपसे, एमोलूमेंट्स के बारे में कौन सा रूल में बताया गया था, रूल नंबर बताइए फटाफट से। रूल नंबर हरिंद्र जी, आकिब, महेश, मंदाकिनी, अभिनव, ज्ञानंदर, रवि और बाकी लोग, इंद्रजीत, अभिजीत, शांतनु, सुधाकर, शांतनु और भी छुटा हुआ है। हाँ,
एस के दुरान जी, लिपन, नितिन, वेरी गुड, है ना। तो रूल नंबर 31 जो है उसमें आपका एमोलूमेंट्स के बारे में बताया गया। अच्छा चलिए, एवरेज एमोलूमेंट्स के बारे में कौन सा रूल पे बताया गया था फटाफट से? अच्छा पहले से जवाब दे दिया। कितना महीने का सर्विस होता है एवरेज एमोलूमेंट्स के लिए? काउंट करते हैं हम लोग, कितने महीने का सर्विस? 10 महीने का, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या बोला गया? बोला गया इन केस द गवर्नमेंट सर्वेंट वॉज ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ऑन द डेट ऑफ डेथ और डिसअपियरेंस, जब बंदे का मौत हुआ या फिर जब वो मिसिंग हो गया, डिसअपियर हो गया, उस टाइम पे ये गवर्नमेंट सर्वेंट अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव अवेल कर रहा था, उस जगह पे द करेक्टनेस ऑफ एमोलमेंट्स जो चेक किया जाएगा, वो यहाँ पे आपका डेट ऑफ डेथ से नहीं, जो आपका कमेंसमेंट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव था उसके पहले का जो लास्ट 1 साल है उस पीरियड का काउंट किया जाएगा। क्लियर हुआ? अगर डेट ऑफ डेथ हुआ था, मतलब डेथ केस में जहाँ पे डेथ हुआ वहाँ से 1 साल पहले तक हम गए, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में अगर हम थे डेथ के समय पे, डिसअपियरेंस के समय पे, तो उस जगह पे जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कमेंस हुआ वहाँ से लेके पिछला 1 साल का सर्विस पर्टिकुलर्स जो है उसको वेरीफाई किया जाएगा फॉर डिटरमाइनिंग द आपका एमोलूमेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोला कि द प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग द क्वालिफाइंग सर्विस एंड क्वालिफाइंग एमोलूमेंट्स शैल बी कंप्लीटेड विद इन 1 month from the receipt of information or intimation regarding death or disappearance of government servant। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल इस रूल नंबर 72 में अगर कुछ है तो ये एक है ना, कि कितने दिन के भीतर कंप्लीट करना होगा? बताइए फटाफट से, कितने दिन के भीतर कंप्लीट करना होगा? हमने क्या देखा आपका? बिल्कुल 1 महीना के भीतर, जब हमारे पास इंटीमेशन आया, इंफॉर्मेशन आया कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो मेरे अधीन में है उनका डेथ हो गया या फिर वो मिसिंग हो गया, उसके 1 महीने के भीतर हमको क्वालिफाइंग सर्विस कितना हो रहा है, क्वालिफाइंग एमोलूमेंट्स कितना हो रहा है, ये सारा चीज़ कैलकुलेट करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, कितने दिन का वेरीफाई करना रहेगा आपका एमोलूमेंट्स पर्पज से? कितने दिन का सर्विस हमको वेरीफाई करना रहेगा फॉर कैलकुलेटिंग द एमोलूमेंट्स? कितने दिन का सर्विस वेरीफाई करना रहेगा? 1 साल का। कहाँ से? जब डेथ हुआ वहाँ से, या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में अगर था गवर्नमेंट सर्वेंट तो जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव हम लिए हुए थे उसके पहले का जो 1 साल है उसके लिए हमको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग रूल 73। कहीं पे भी अगर किसी को दिक्कत होगा, डाउट होगा, तो आप पब्लिक चैट में बिल्कुल मैसेज करिएगा और हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं ज्ञानेंद्र जी, क्या बोला जा रहा है? एक्शन टू बी टेकन इन केसेस वेयर द सर्विस रिकॉर्ड्स आर इनकम्प्लीट। अगर ऐसा कोई केस हुआ जहाँ पे सर्विस रिकॉर्ड इनकम्प्लीट है, उस जगह पे क्या किया जाएगा, है ना शत्रुघ्न जी? क्या बोला जा रहा है? इन रिस्पेक्ट ऑफ अनवेरीफाइड पोर्शन और पोर्शंस ऑफ सर्विस द हेड ऑफ ऑफिस शैल वेरीफाई द पोर्शन और पोर्शन as the case may be based on the pay bills, acquittance bills or other relevant records such as last pay certificate, पे स्लिप फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, है ना। तो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसका आपका मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पीरियड ऑफ सर्विस जो है अनवेरीफाइड रह गया था, है ना। अब उसको वेरीफाई करने के लिए, हालांकि हम लोग देखे हुए हैं कि यहाँ पे हमको ये भी बताया गया कि इसको आप सर्विस बुक से वेरीफाई करिए, है ना। इफ there are any period of unverified service, head of office shall verify it from the service book, है ना। तो यहाँ पे इसी के बारे में और डिटेल्स में बताया गया कि कहाँ कहाँ से हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। तो बोला कि इन रिस्पेक्ट ऑफ अनवेरीफाइड पोर्शन और पोर्शंस ऑफ सर्विस द हेड ऑफ ऑफिस शैल वेरीफाई द पोर्शंस, है ना, इन केस ऑफ, कहाँ कहाँ से बोला जा रहा है? जो पे बिल्स है वहाँ से, एक्विटेंस रोल, अदर रेलिवेंट रिकॉर्ड, लास्ट पे सर्टिफिकेट, पे स्लिप, है ना। तो ये सारा चीज़ जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए किसी का सर्विस बुक जो है वो अपडेटेड नहीं है। नॉर्मली हमने क्या देखा, किसी का सर्विस बुक अगर हमको सर्विस पीरियड हमको अगर वेरीफाई करना रहेगा, हम सीधा उसका सर्विस बुक उठाएंगे और उसको वेरीफाई कर देंगे। अब मान लीजिए कि ये सर्विस बुक ही अगर कंप्लीटली वेरीफाइड नहीं है,
कंप्लीट एंट्री उसमें नहीं है। तो ये सर्विस बुक को कैसे एंट्री किया जाएगा, कैसे वेरीफाई किया जाएगा, उसका प्रोसेस बताया गया। इसके लिए हम डिफरेंट जो पे बिल्स है ना, बिल पे जो होता है वो दिया गया, डिफरेंट एक्विटेंस रोल जहाँ पे कोई पेमेंट गवर्नमेंट सर्वेंट को किया गया है ना, वो सारा चीज़, फिर अदर रिलीवेंट रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्ड जहाँ से हमको पे के बारे में पता चल जाता है, जो लास्ट पे सर्टिफिकेट जिसको हम लोग एलपीसी भी बोलते हैं वो जो है, फिर आपका पे स्लिप फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो ये सारा रिकॉर्ड से हम लोग अनवेरिफाइड पोर्शन ऑफ सर्विस जो है उसको वेरीफाई कर सकते हैं, है ना। अप्रैल महीने का जब हम पे स्लिप निकालते हैं तो उसमें हमारा क्या शो करता है, तो वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस फॉर प्रीवियस फिनेंशियल ईयर, है ना। उसमें आपका पूरा प्रीवियस फिनेंशियल ईयर जो है उसमें क्या क्या हमको मिला है नहीं मिला है उसका डिटेल्स भी हमको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोला जा रहा है, if the period of service having been rendered by the government servant in another office or department, head of office will verify the portion of service within 1 month from date of communication received। अब मान लीजिए हम है एक ऑफिस का हेड ऑफ ऑफिस, है ना, और हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। अब भाई हमारे पास रहेगा तब ना हम वेरीफाई करेंगे। अब मेरे पास कुछ है ही नहीं, क्यों, क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है पर्टिकुलर पीरियड जो है किसी दूसरे जगह पे दूसरे डिपार्टमेंट में जाके वो बिताया था। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो भाई हम तो उसको कुछ कर नहीं पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, चिट्ठी लिखेंगे। वो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया जी आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट है, जो जो पर्टिकुलर्स है, जो डिटेल्स है, वो हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए और जल्द से जल्द शेयर करिए। अब जब वो बंदा हमको वो सारा डॉक्यूमेंट दे देगा, वहाँ से विद इन 1 मंथ हमको उसको वेरीफाई जो है वो कंप्लीट कर लेना है। क्लियर है, इसी को बताया गया, इफ द पीरियड ऑफ सर्विस हैविंग बीन रेंडर्ड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट इन अनदर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, the office the head of office will verify the portion within 1 month from date of communication received। तो जब कम्युनिकेशन रिसीव हुआ वहां से 1 महीने के भीतर हमको उसको वेरीफाई कर लेना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े हम लोग। फिर क्या बोला जा रहा है, if the family of the deceased or deceased government servant become eligible for family pension, the amount of family pension and period for which it is payable shall be determined within 1 month from date of receipt of intimation और information। ये भी हम लोग लास्ट रूल पे ही देखे हैं, है ना। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अगर डेथ हो जाता है उनका, या फिर वो गवर्नमेंट सर्वेंट है मिसिंग हो जाता है, ऐसा केस में क्या किया जाएगा, तो बोला जा रहा है द अमाउंट ऑफ फैमिली पेंशन एंड पीरियड फॉर विच इट इज़ पेएबल, कितना हमारा फैमिली पेंशन होता है और कितने दिन के लिए इस फैमिली पेंशन को पे किया जाएगा, ये डिटरमाइन करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है ना। और ये 1 महीना कहाँ से कैलकुलेट होगा, जब हेड ऑफ ऑफिस के पास इंटीमेशन आएगा वहाँ से ये 1 महीना जो है कैलकुलेट किया जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। किसको किसको नींद आ रहा है फटाफट से बताइए एक बार, जिसको जिसको नींद आ रहा है लिखिए, स्लीपिंग लिखिए लिखिए। सीताराम जी लिखे हैं और बाकी लोग, हम भी लिखे हैं। मंदाकिनी, क्या मंदाकिनी जी क्या करते हैं आप, रवि, मयंक, वेरी गुड मयंक जी। आँख में थोड़ा पानी मार लीजिए और ज़रूरत होगा तो थोड़ा सा कॉफ़ी वॉफ़ी लेके भी बैठिएगा, है ना। चलिए आज हम लोग इसको सिमट लेते हैं। अरे हमारे पास पानी ही नहीं निकल रहा है ना। चलिए आगे आते हैं, रूल नंबर 74। अब मान लीजिए ये सर्विस पार्टिकुलर वगैरह सारा हमारा वेरीफाई हो गया, हेड ऑफ ऑफिस ने उसको वेरीफाई कर दिया। अब जब वेरिफिकेशन हो गया होगा उसके बाद इसको भेजना रहेगा अकाउंट ऑफिसर के पास, है ना, अकाउंट ऑफिसर के पास। तो क्या बोला जा रहा है, फॉरवर्डिंग ऑफ फैमिली पेंशन केस टू द अकाउंट्स ऑफिसर, है ना। बोला जा रहा ऑन रिसिप्ट ऑफ क्लेम और क्लेम्स द हेड ऑफ ऑफिस शैल कंप्लीट फॉर्म 11 इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट और ए मिसिंग गवर्नमेंट सर्वेंट एट सेट द फॉर्म 11 टू अकाउंट्स ऑफिसर।
अब बात आता है ये फॉर्म 11 क्या है ना। तो कोई बताइएगा फॉर्म 11 क्या है। अगर आप देखिएगा फॉर्म 11 के बारे में, तो बोला गया असेसमेंट एंड ऑथराइजेशन ऑफ पेमेंट और फैमिली पेंशन एंड डेथ ग्रेचुइटी व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट डाइज और गोज मिसिंग। जब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट का मौत हो जाता है या फिर वो गवर्नमेंट सर्वेंट मिसिंग हो जाता है, उस जगह पे उस गवर्नमेंट सर्वेंट के बिहाफ में कितना फैमिली पेंशन मिलेगा, कितना डेथ ग्रेचुइटी मिलेगा, इसका असेसमेंट के लिए जो फॉर्म है उसको बोला जाता है फॉर्म 11, है ना। सस्पेंशन फॉलोड बाय माइनर पेनल्टी, क्या काटेगा और कैसे काटेगा, कुछ नहीं काटेगा। काटेगा तो जिसने काटा उसका काटेगा। ठीक है अकीब जी, चलिए जवाब आपको हम दिए हैं, कुछ नहीं काटेगा, काटेगा तो जिसका काटेगा उसका काटेगा। ठीक है, उसको फुल पे करना है, फुल पे एंड अलाउंस देना है। माइनर पेनल्टी हुआ मतलब सस्पेंशन जो है नल एंड वॉइड हो गया, उसके बाद उनको सारा पे एंड अलाउंसेस वापस करना है, पूरा पीरियड जो है कंप्लीट ड्यूटी ट्रीट करना है। और उस जगह पे केवल आपको क्या करना है, जो सब्सिस्टेंस अलाउंस आपने दिया था गवर्नमेंट सर्वेंट को, जब फुल पे एंड अलाउंस दिया जाएगा वहां पे वो सब्सिस्टेंस अलाउंस का जो पोर्शन है उसको आपका काट लिया जाएगा, है ना। तो काटेगा क्या काटेगा, तो आप बोल सकते हैं कि सब्सिस्टेंस अलाउंस जो ऑलरेडी पेड है एंड इफ पेड, तो उसको काट लिया जाएगा। ठीक है, चलिए कैसे इसका ऑर्डर होगा ये तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करना संभव है नहीं, है ना। हम लोग अभी फ़िलहाल इसको ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद आप पर्सनली हमको व्हाट्सएप में कॉल करिएगा, उस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं रात को मोटा मोटी 11 बजे के बाद, हालांकि अभी फ्री नहीं रहता हूँ, अभी पूरा दिन भर मैं बिजी ही रहता हूँ, फिर भी आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या बोला गया, ऑन रिसिप्ट ऑफ क्लेम हेड ऑफ ऑफिस शैल कंप्लीट द फॉर्म 11। तो फॉर्म 11 में हमने क्या देखा, यहाँ पे असेसमेंट होता है, असेसमेंट ऑफ फैमिली पेंशन एंड ग्रेचुइटी, है ना। इसका जो असेसमेंट होगा वो कहाँ पे रहेगा, फॉर्म 11 पे रहेगा। असेसमेंट ऑफ फैमिली पेंशन एंड डेथ ग्रेचुइटी, वो भी कौन सा केस में, एंड डेथ ग्रेचुइटी इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट वेंट मिसिंग और डेथ केस। अच्छा यहाँ पे बताइए फैमिली पेंशन कौन सा रूल में हम लोग देखे थे, फैमिली पेंशन रूल नंबर बताइए फटाफट से, फटाफट से। हरिंदर जी, शिवेन, गणेंद्र, रवि, सीताराम, राजशेखर, आकिब, शांतनु, सुमन, सुधाकर, शत्रुधन और बाकी लोग, संतोष जी, सुरेंद्र कुमार, वेरी गुड, और बाकी लोग। तो बिल्कुल रूल नंबर 50 जो है उसमें फैमिली पेंशन के बारे में बताया गया था। अच्छा डेथ ग्रेचुइटी के बारे में कहाँ पे बताया गया था, फटाफट से बताइए तो। डेथ ग्रेचुइटी 45 का 2 में बताया गया, 39 में कहाँ से हो गया भाई, 39 में क्या बताया गया था, लिखिए आप जिसने 39 बताया था, है ना। तो डेथ ग्रेचुइटी 39 में इनवैलिड पेंशन के बारे में बताया गया था, है ना। 45 के 2 में बताया गया था डेथ ग्रेचुइटी, 45 का 1 में क्या था बताइए, रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, बिल्कुल, है ना, रिटायरमेंट ग्रेचुइटी। तो हमने 45 के 1 में देखा था रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, फिर आपका 45 के 2 में हमने देखा डेथ ग्रेचुइटी। आप इसको याद रखिए, आरडी पोस्ट ऑफिस में होता है ना रिकरिंग डिपॉजिट, तो पहले आता है रिटायरमेंट फिर आता है डेथ, सही बोला ना। एक बार चलिए मिला लेते हैं इसको, क्योंकि हमरा कुछ दिन से ना वो गजनी का मूवी हम देख रहे थे, उसके बाद हमको भी गजनी वाला इफेक्ट आ गया, उसके बाद से हम भी हर कुछ भूलने लगे हैं, है ना। इसलिए बीच बीच में देख लेना अच्छा है। रेसिडुअल डेथ ग्रेचुइटी यहाँ पे हमने कहा गया क्वालिफाइंग सर्विस 45 का 1, यहाँ पे हमारा दिया गया सर्विस ग्रेचुइटी, रिटायरमेंट ग्रेचुइटी के बारे में, है ना।
और आपका 45 के 2 जहाँ पे है यहाँ पे दिया गया डेथ ग्रेचुइटी के बारे में, है ना, रिटायरमेंट ग्रेचुइटी और फिर डेथ ग्रेचुइटी, बिल्कुल। तो 45 का एक अगर हम देखेंगे तो रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, और 45 का 2 अगर देखेंगे तो हो जाएगा मेरा डेथ ग्रेचुइटी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर क्या बोला गया, बोला गया कि ये मिसिंग ऑफ, और साथ में क्या करेगा, तो पहला तो ये फॉर्म भेजा, फॉर्म 11, है ना। ऑन रिसिप्ट ऑफ क्लेम फॉर्म और क्लेम्स द हेड ऑफ ऑफिस शैल कंप्लीट द फॉर्म 11 इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट और मिसिंग गवर्नमेंट सर्वेंट एंड सेंड द सेड फॉर्म 11 टू अकाउंट्स ऑफिसर। तो फॉर्म 11 को भरेगा और अकाउंट ऑफिसर के पास भेजेगा। अब खाली फॉर्म नहीं भेजेगा, उसके साथ भेजेगा एक कवरिंग लेटर जो फॉर्मेट 10 पे है। कवरिंग लेटर जो है वो है आपका फॉर्मेट 10 पे। फॉर्मेट 10 पे क्या बोला गया, बोला गया लेटर टू अकाउंट्स ऑफिसर फॉरवर्डिंग द पेपर्स फॉर पेंशन, फैमिली पेंशन, ग्रेचुइटी ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट। जब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट का पेंशन, फैमिली पेंशन, ग्रेचुइटी के लिए हम उसका जो पेपर्स वगैरह है वो अकाउंट्स ऑफिसर के पास भेजते हैं, तो वो होता है फॉर्मेट 10 में, है ना, फॉर्मेट 10 में। तो ये हमको याद रखना रहेगा कि फॉर्मेट 10 में ये आपका जो आपका कवरिंग लेटर होता है वो हम देते हैं। फिर साथ में जाएगा बैंक अंडरटेकिंग। ये तो हम लोग जानते ही हैं कि जब भी कोई आपका पेंशन, फैमिली पेंशन वगैरह, डेथ ग्रेचुइटी का केस होगा, वहाँ पे हमको एक अंडरटेकिंग देना रहता है कि इस बैंक का इस अकाउंट नंबर से हमको ये पेमेंट वगैरह किया जाए, है ना। कौन सा अकाउंट पे आप पेंशन चाहते हो, कहाँ पे आपका ग्रेचुइटी का अमाउंट आएगा, है ना। तो सारा बात कहाँ पे बताया गया, फॉर्मेट 9 पे बताया गया, ठीक है। तो 10 में था कवरिंग लेटर और 9 में था अंडरटेकिंग। फिर क्या बोला गया, ड्यूली कंप्लीटेड एंड अप टू डेटेड सर्विस बुक ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उनका कंप्लीटेड और अप टू डेटेड सर्विस बुक जो है वो भी हमको भेजना रहेगा। इसको भी याद रखना है कि कंप्लीटेड एंड अप टू डेटेड सर्विस बुक ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। अब देखिए सवाल कैसे पूछेगा, तो आपको पूछेगा इस प्रकार से कि अंडर रूल 74 when a head of office is forwarding the family pension cases to accounts officer, which of the following documents shall be forwarded। फिर उसमें ऑप्शन ए कर देगा फॉर्म 11, ऑप्शन बी फॉर्म 12, फॉर्म 10, फिर ऑप्शन सी मान लीजिए फॉर्मेट 9, फिर कर दिया बोथ ए एंड बी एंड सी, ए बी सी एंड नन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। फिलहाल अभी हम लोग जो सर्कमस्टेंसेस लिए हैं, क्या हो जाएगा उसका जवाब, उसका जवाब हो जाएगा बोथ ए बी सी जो है, तीनों जो है हमको यहाँ पे आंसर में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, अब ये जो काम हमको करना है कितने दिन में करना है, तो बोला गया दिस शैल बी डन विद इन 1 मंथ ऑफ द रिसिप्ट ऑफ क्लेम बाय द हेड ऑफ ऑफिस। तो ये सारा काम जो आपको करना है ये कब कर देना है, तो आपके पास हेड ऑफिस में जब क्लेम, हेड ऑफ ऑफिस के पास जब क्लेम पहुंचता है, क्लेम आता है, उस टाइम से लेके 1 महीने के भीतर आपको ये सारा काम कंप्लीट कर लेना रहेगा, ठीक है। फिर बोला कि द हेड ऑफ ऑफिस शैल रिटेन 1 कॉपी ऑफ द अफोरसेड फॉर्मेट 10, मतलब कवरिंग लेटर। देखिए यहाँ पे हम लोग समराइज भी कर दिए हैं। फॉर्मेट 10 मतलब कवरिंग लेटर, फॉर्म 10 मतलब एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें बेसिकली हम लोग देख लिए पहले ही कि आपका पेंशन, फैमिली पेंशन, ग्रेचुइटी वगैरह के लिए जब अप्लाई किया जाएगा तो जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो आपका फॉर्म 10 में आ जाएगा। फॉर्म 11 जहाँ पे आपका असेसमेंट होगा, ये सारा चीज़ का एक कॉपी जो है हेड ऑफ ऑफिस अपने कस्टडी में भी रख लेगा, ठीक है। अगर कोई गवर्नमेंट अमाउंट ड्यू है उस जगह पे क्या होगा, अगर कोई गवर्नमेंट अमाउंट ड्यू है तो उस जगह पे क्या होगा, तो बोला कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी टू बी हेल्ड फॉर द पर्पज शैल बी लिमिटेड टू 10% ऑफ द ग्रेचुइटी। अगर कोई ऐसा केसेस होता है जहाँ पे जो हमारा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है उनको ये लगता है कि उनको ये जब
तो क्या एक बार हम लोग और इसको देख लेते हैं। तो जब कोई ऐसा केसेस होता है जहाँ पे जो हमारा गवर्नमेंट ड्यू रहता है, जो हेड ऑफ ऑफिस रहता है, वो देखता है कि कोई अमाउंट जो है ड्यू है। जैसे कौन सा अमाउंट ड्यू हो सकता है, इसका एक एग्जांपल दीजिए हमको। ये एग्जांपल जो यहाँ पे हमारा बताया गया, कोई गवर्नमेंट ड्यू है, इसका एक एग्जांपल दे दीजिए। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। बिल्कुल मंदाकिनी जी, वेरी गुड। एकोमोडेशन रिलेटेड डिफरेंट चार्जेस, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका लाइसेंस फी, है ना, ये सारा चीज़ जो होता है ये जनरली आपको हमारा इस गवर्नमेंट ड्यू के भीतर आता है। तो इसको हमको क्या करना है, इसके लिए 10% ग्रेचुइटी को हमको विथहेल्ड करके रखना है। ठीक है। फिर आते हैं हम लोग रूल 75, जहाँ पे बोला गया सैंक्शन ड्रॉयल एंड डिसबर्समेंट ऑफ प्रोविजनल फैमिली पेंशन एंड प्रोविजनल ग्रेचुइटी ऑन द डेथ ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट, है ना। तो गवर्नमेंट सर्वेंट का डेथ हुआ है, उस जगह पे हमको प्रोविजनल फैमिली पेंशन देना है, प्रोविजनल ग्रेचुइटी देना है। उसका सैंक्शन कैसे होगा, ड्रॉयल कैसे होगा, डिसबर्समेंट कैसे होगा, इसके बारे में रूल 75 में आपका चर्चा किया गया। क्या क्या बोला जा रहा है, इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट आफ्टर ए क्लेम ऑफ फैमिली पेंशन हैज़ बीन रिसीव्ड बाय द हेड ऑफ ऑफिस in accordance with rule 71, the head of office is satisfied regarding the eligibility of the claimant for family pension, he shall draw provisional family pension not exceeding the maximum family pension as determined in accordance with the provision of this rule within 15 days of receipt of क्लेम। तो बोला गया कोई गवर्नमेंट सर्वेंट का डेथ हो गया है ना, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट का डेथ हो गया है, और उस जगह पे ये हेड ऑफ ऑफिस ने आपका जो रूल 71 कल की क्लास में हम लोग डिस्कस किए हुए थे वो देखा, और उसके आधार पे उनको लगा कि हाँ इस आदमी को जो प्रोविजनल पेंशन है, फैमिली पेंशन वगैरह है, ये सारा जो है पे किया जाना चाहिए। तो वो क्या करेंगे, प्रोविजनल फैमिली पेंशन को सैंक्शन करेंगे, है ना। और उसको भी कितने दिन के भीतर करेंगे, तो बोला गया जिस दिन क्लेम एप्लीकेशन उनके पास रिसीव हुआ है वहाँ से 15 दिन के भीतर उनको ये अमाउंट को आपका जो है क्या करना है, ड्रॉ करना है ना। तो ये हमको यहाँ पे बताया गया कि जब रिसिप्ट होगा, क्लेम हमारे पास आएगा, उसके 15 दिन के भीतर उसको सैंक्शन कर देना हमारा काम रहेगा, है ना, ये हेड ऑफ ऑफिस का काम रहेगा। फिर बोला गया द पेमेंट ऑफ प्रोविजनल फैमिली पेंशन शैल कंटिन्यू फॉर ए पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट फॉलोइंग द डेट ऑफ डेथ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। तो प्रोविजनल फैमिली पेंशन जो है ये कब से कंटिन्यू होगा, शैल कंटिन्यू फॉर ए पीरियड ऑफ 6 months, ये 6 महीने तक के लिए मिलेगा। और ये डेट कहाँ से कैलकुलेट होगा, फ्रॉम द डेट फॉलोइंग द डेट ऑफ डेथ, जिस दिन आपका डेट ऑफ डेथ हुआ है ना, उसके बाद से काउंट किया जाएगा। और प्रोविजनल पेंशन, फैमिली पेंशन कितने दिन तक के लिए दिया जाएगा, बताइए फटाफट से पब्लिक चैट में। 6 महीने के लिए उसको दिया जाएगा, बढ़िया है। फिर क्या बोला गया, बोला कि फाइनल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी शैल बी डिटरमाइंड बाय द हेड ऑफ ऑफिस ऑन द एक्सेप्टेंस एंड वेरिफिकेशन ऑफ द इंटायर स्पेल ऑफ सर्विस, है ना। द फाइनल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी शैल बी डिटरमाइंड बाय हेड ऑफ ऑफिस। तो फाइनल अमाउंट जो ग्रेचुइटी का रहेगा ये कौन डिटरमाइन करेगा, तो जो हेड ऑफ ऑफिस है वही इसको डिटरमाइन करेगा, है ना। The final amount of gratuity shall be determined by head of office on acceptance and verification of the entire spell of service within a period of 3 months। यहाँ पे आपको क्या करना है, इनको पूरा जो एंटायर पीरियड है उसको वेरीफाई करना रहेगा, है ना। फाइनल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी जो है उसी के बाद दिया जाएगा। द फाइनल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी शैल बी डिटरमाइंड बाय हेड ऑफ ऑफिस ऑन एक्सेप्टेंस एंड वेरिफिकेशन ऑफ द एंटायर स्पेल ऑफ सर्विस। जब उनका एंटायर स्पेल खत्म हो जाता है, सर्विस पीरियड खत्म हो जाता है, तब जाके इसका पेमेंट जो है आपका किया जाएगा। क्लियर है। और ये भी कितने दिन के भीतर, तो बोला गया विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑन विच द अथॉरिटी फॉर पेमेंट ऑफ प्रोविजनल ग्रेचुइटी और सैंक्शन, है ना। तो जब उस बंदे को आपका प्रोविजनल ग्रेचुइटी सैंक्शन कर दिया गया था, उस केस से वहाँ से अगर हम देखेंगे तो 3 महीने के भीतर ये करना रहेगा। ठीक है, 1 मिनट प्लीज़ वेट करिए।
तो आगे बढ़ते हैं हम लोग डिस्कस कर रहे थे पॉइंट 3, क्या बोला गया। तो यहाँ पे हमने क्या क्या केस देखा शुरू से लेके अगर हम लोग देखें तो हमने यहाँ पे देखा कि प्रोविजनल फैमिली पेंशन जो है इसको हम लोग कितने दिन के भीतर आपका किया जाएगा, सैंक्शन किया जाएगा। ये एक हम लोग देखे थे ना कि डिटरमाइन कितने दिन के भीतर किया जाएगा। इन केस ऑफ डेथ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट आफ्टर द क्लेम हैज़ बीन रिसीव्ड by the head of office in accordance with these the head of office said satisfied। तो प्रोविजनल पेंशन जो है डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद इन, तो प्रोविजनल पेंशन को कितने दिन के भीतर डिटरमाइन कर दिया जाएगा, किया जाएगा बाय हेड ऑफ ऑफिस। प्रोफेशनल पेंशन को कितने दिन के भीतर डिटरमाइन किया जाएगा, 15 डेज। और ये 15 डेज कहाँ से कैलकुलेट किया जाएगा, तो बोला कि 15 डेज कैलकुलेट किया जाएगा फ्रॉम द डे ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो ये पहला वाला पॉइंट अगर देखिए तो सवाल यहाँ पे एक ही है बेसिकली कि ये प्रोविजनल फैमिली पेंशन। अच्छा, यहाँ पे दूसरा चीज़ हो सकता है और एक सवाल कि प्रोविजनल फैमिली पेंशन जो है दिस शैल नॉट एक्सीड द मैक्सिमम फैमिली पेंशन। तो प्रोविजनल फैमिली पेंशन जो है मैक्सिमम जो फैमिली पेंशन होगा उसको एक्सीड नहीं करेगा। अब यहाँ पे बात आता है कि फैमिली पेंशन मैक्सिमम कितना हो सकता है, बताइए। इन जनरल सर्कमस्टेंसेस जो आपका नॉर्मल फैमिली पेंशन है वो कितना होता है, बेसिक का कितना परसेंटेज वगैरह बताइए फटाफट से। 30%। हाँ, मतलब हम अमाउंट नहीं पूछे, परसेंटेज पूछे हैं। बेसिक पे का 30% जो है मैक्सिमम कितना होगा, तो मैक्सिमम कितना होगा बता दीजिए एक बार। मैक्सिमम अमाउंट कितना हो सकता है, मैक्सिमम अमाउंट है 125 नहीं था, 75,000 था ना, क्योंकि ये 30% है। आपका इनहेंस्ड फैमिली पेंशन अगर मिलता है, अच्छा बताइए इनहेंस्ड फैमिली पेंशन हम लोग देखे थे कितने साल तक, रिटायरमेंट के कितने साल के बाद, मतलब कितना एज तक आपका इनहेंस्ड फैमिली पेंशन मिलेगा, 67 ईयर्स तक मैक्सिमम, है ना। अगर रिटायरमेंट किसी का मान लीजिए 58 ईयर्स में हुआ है, भुवनेश्वरी जी म्यूट कर लीजिए। रिटायरमेंट भुवनेश्वरी जी म्यूट कर लीजिए। रिटायरमेंट 58 में हुआ है, कब तक मिलेगा ये एनहांस फैमिली पेंशन, 65 तक मिलेगा, क्योंकि 7 साल तक हमारा ये मिलता है। अच्छा बताइए इनहेंस फैमिली पेंशन जो होता है बेसिक का कितना परसेंटेज होता है, इनहेंस फैमिली पेंशन बेसिक का कितना परसेंटेज होता है। मंदाकिनी जी 60 कब से होने लग गया, आपको थोड़ा ज़्यादा पेंशन मिलेगा रिटायरमेंट के बाद, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और आपका बॉस को भी हम बताएंगे। अच्छा चलिए मिस टाइप हो गया, चलिए कोई बात नहीं। तो 50% हमारा होता है, 30% हमारा होता है, इनहेंस्ड वाला 50% होता है। और ये जो कितना होगा प्रोविजनल फैमिली पेंशन, इसको कितने दिन के भीतर डिटरमाइन करना है, तो 15 दिन के भीतर। और ये 15 दिन कहाँ से कैलकुलेट होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ क्लेम, है ना। जब क्लेम मेरे पास रिसीव होगा, आपसे यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है 15 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम। देखिए थोड़ा सा एक वर्ड अगर चेंज कर देगा, सबमिशन ऑफ क्लेम कर देगा, तो आपका बेड़ा पार लग गया, यहीं पे सब खत्म हो गया, है ना। सबमिशन ऑफ क्लेम से नहीं, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ क्लेम, क्लेम जिस दिन हेड ऑफ ऑफिस के पास आया वहां से ये कैलकुलेशन जो है आपका स्टार्ट किया जाएगा। फिर क्या बोला गया, द पेमेंट ऑफ प्रोविजनल फैमिली पेंशन शैल कंटिन्यू फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ, है ना। तो कितने दिन तक ये मिलेगा प्रोविजनल फैमिली पेंशन, बताइए फटाफट से, कितने दिन तक मिलेगा, 6 महीने तक जो है ये हमको मिलेगा। अच्छा, अब फाइनल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी जो है दिस शैल बी डिटरमाइंड बाय हेड ऑफ ऑफिस ऑन द एक्सेप्टेंस और वेरिफिकेशन ऑफ एंटायर स्पेल ऑफ सर्विस बाय हिम विद इन ए पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट on which the authority for provisional family on the date from the date on which the authority for payment of provisional gratuity was issued। तो ये वाला कंडीशन क्या हुआ, तो बोला कि फाइनल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी कितना दिया जाएगा, है ना, ये डिटरमाइन करेगा हेड ऑफ ऑफिस, है ना। और ये कब करेगा, तो बोला गया जब उस गवर्नमेंट सर्वेंट का एंटायर स्पेल ऑफ सर्विस जो है वो एक्सेप्टेड हो चुका है और वेरीफाइड हो चुका है। जब एंटायर स्पेल ऑफ सर्विस जो है एक्सेप्टेड हो चुका है, वेरीफाइड हो चुका है, उसके बाद ये जो ग्रेचुइटी है उसका डिटर्मिनेशन
होगा, है ना। और ये कितने दिन के भीतर होगा, तो बोला गया विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, within a period of 3 months from the date on which the authority of payment of provisional gratuity was issued। जिस दिन प्रोविजनल ग्रेचुइटी पे करने के लिए, पेमेंट के लिए ऑर्डर इशू किया जाएगा, वहाँ से 3 महीने के बाद, है ना, 3 महीना हमको टाइम दिया गया कि सर्विस पर्टिकुलर्स वगैरह वेरीफाई कर लिया जाए, सारा काम कर लिया जाए, उसके बाद जाके उसको पेमेंट किया जाएगा। क्लियर है। अब आपके मन में अगर सवाल आता है कि ये पेमेंट कौन इशू करेगा, अथॉरिटी कौन देगा, ऑर्डर कौन देगा, तो बताइए एक बार फटाफट से, इसका अथॉरिटी कौन देगा। अथॉरिटी आने के बाद आफ्टर 3 मंथ्स हम ग्रेचुइटी वगैरह जो है उसको पे करेंगे, बट ये अथॉरिटी कौन देगा, अथॉरिटी हेड ऑफ ऑफिस देगा या कोई और देगा, अकाउंट्स ऑफिसर देगा, अथॉरिटी देगा अकाउंट्स ऑफिसर, है ना। अथॉरिटी हमारा अकाउंट्स ऑफिसर देगा, हेड ऑफ ऑफिस सर्विस पर्टिकुलर्स वगैरह सारा कुछ पे वेरीफाई करेगा, सब कुछ देखेगा, और विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स ये काम सारा खत्म कर लेगा, और फिर जाके फाइनल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी जो है उसको डिटरमाइन करेगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 76 क्या बोला गया, बोला कि द ऑथराइजेशन ऑफ फाइनल फैमिली पेंशन एंड बैलेंस ऑफ ग्रेचुइटी बाय द अकाउंट्स ऑफिसर, है ना। अब ये हम लोग जो बात कर रहे थे ना ऑथराइजेशन का, बात हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, हम आपसे पूछे कि अथॉरिटी कौन देगा, मतलब ऑथराइजेशन कौन देगा, तो बोला गया भाई ऑथराइजेशन जो है अकाउंट्स ऑफिसर देगा। क्या बोला जा रहा है, ऑथराइजेशन ऑफ फाइनल फैमिली पेंशन एंड बैलेंस ऑफ ग्रेचुइटी भाई अकाउंट्स ऑफिसर। डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, क्या क्या बोला गया। बोला गया ऑन द रिसिप्ट ऑफ फैमिली पेंशन केस एंड द डॉक्यूमेंट्स द अकाउंट्स ऑफिसर विद इन ए पीरियड ऑफ 1 month from the date of receipt of family pension case and documents apply the requisite check, complete section 1 of part 2 of form 11 and assess the amount of family pension and gratuity, है ना। तो क्या बोला गया, जब फैमिली पेंशन का केस और डॉक्यूमेंट वगैरह जो है ना, ये अकाउंट्स ऑफिसर के पास जाता है। अकाउंट्स ऑफिसर के पास ये सारा पेपर किसने भेजा, बताइए फटाफट से। अकाउंट्स ऑफिसर के पास ये सारा पेपर किसने भेजा, हमने तो नहीं भेजा, ये पहली बात है, हमने तो नहीं भेजा, किसने भेजा, तो जो हेड ऑफ ऑफिस है उन्होंने भेजा। अब ये भेजने के बाद अकाउंट ऑफिसर क्या करेंगे, एक फॉर्म 11 था जिसमें हम लोग देखे जो पेंशन ग्रेचुइटी वगैरह उसका जो असेसमेंट था फैमिली पेंशन ग्रेचुइटी का, अब उसका जो पार्ट 2 है उसका सेक्शन 1 को कंप्लीट करेगा कौन, जो अकाउंट्स ऑफिसर रहेगा वो, है ना। ऑन रिसिप्ट ऑफ फैमिली पेंशन केस एंड द डॉक्यूमेंट्स द अकाउंट्स ऑफिसर विद इन ए पीरियड ऑफ 1 month फ्रॉम डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ द केस एंड डॉक्यूमेंट अप्लाई द रिक्विजिट चेक, सारा चेक जो जो जरूरत है वो कर लेगा। उसके बाद जो फॉर्म 11 का पार्ट 2 का सेक्शन 1 है उसको कंप्लीट करेगा, और फैमिली पेंशन कितना होगा, ग्रेचुइटी कितना होगा, उसको असेस करेगा, है ना। देखिए ये सेक्शन 1 पार्ट 2 फॉर्म 11, सेक्शन 1 पार्ट 2 फॉर्म 11, है ना। तो इस जगह इसको भी भरेगा, इसको कौन भरेगा, जो अकाउंट्स ऑफिसर है वो भरेगा। फिर क्या बोला गया, बोला गया while applying the requisite check the accounts officer shall confine the verification of the correctness of emoluments for a maximum period of 1 year। अब यहाँ पे फिर से बोला गया एमोलूमेंट सही से है या नहीं तुम कैलकुलेट करके बताओ। तो अकाउंट्स ऑफिसर को कितना दिन वेरीफाई करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, फटाफट से बता दीजिए। अकाउंट्स ऑफिसर को कितना दिन चेक करना पड़ेगा, फटाफट से बताइए। अकाउंट्स ऑफिसर को अभिजीत, कि राजशेखर, शिवेन, रवि, ज्ञानेंद्र, 1 month किसने बोल दिया, ज्ञानेंद्र जी, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या देखें, यहाँ पे अभी अभी दिया गया है है ना, कि 1 year। अच्छा 1 मिनट प्लीज़ वेट करिए ना, हमको एक कॉल करना है अर्जेंट, हम भूल गए थे एक्चुअली। 1 मिनट प्लीज़ वेट करिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या हुआ, ये हमने ऑलरेडी देख लिया
कि 1 साल का। हाँ, अब यहाँ पे पहला वाला पोर्शन हमने देख लिया, कौन सा फॉर्म जो है ये भेजना रहेगा, कौन सा फॉर्म जो है चेक करना कंप्लीट करना रहेगा अकाउंट्स ऑफिसर के द्वारा। तो हमने यहाँ पे देखा 1, 2, 11, है ना। क्या हो रहा है, 1, 2, 11। तो सेक्शन 1 है, पार्ट 2 है और फॉर्म 11 है। फॉर्म 11 का, चलिए इसको एक बार नोट कर लेते हैं हम लोग। अकाउंट्स ऑफिसर कौन सा वाला फॉर्म भरेंगे यहाँ पे, तो फॉर्म 11 का पार्ट 2 का सेक्शन 1, है ना। ये वाला पोर्शन कौन भरेगा, जो अकाउंट्स ऑफिसर है वो इसको फिलअप करेगा। दूसरी बात हमने देखा, एमोलूमेंट्स को चेक करना है ना, कि कितना एमोलूमेंट्स होगा इस जगह पे। तो एमोलूमेंट्स जो है चेक करेगा, कितने दिन का पीरियड रहेगा, तो कितने दिन का चेक करना पड़ेगा, तो बोला कि 1 साल चेक करना पड़ेगा। और ये 1 साल कहाँ से होगा, जब गवर्नमेंट सर्वेंट का डेथ हो गया, गवर्नमेंट सर्वेंट डिसअपियर हो गया, वहाँ से प्रीवियस जो 1 साल रहेगा उसको आपका चेक करना रहेगा। फिर बोला कि इफ़ द अकाउंट्स ऑफिसर फॉर एनी रीज़न unable to assess the amount of family pension within the period aforesaid, he shall communicate the fact to head of office to continue to disburse provisional pension to the claimant for such period as may be specified by the accounts officer। अब हमको बताइए, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस पे प्रोविजनल फैमिली पेंशन जो है कितना दिन दिया जाएगा। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस पे प्रोविजनल फैमिली पेंशन जो है कितने दिन के लिए दिया जाएगा। सची, रवि, शिवेन, नितिन, मंदाकिनी, बिल्कुल अभिजीत, अभिनव, 6 महीना के लिए शांतनु जी हम लोग इसको देंगे, है ना। अब यहाँ पे अकाउंट्स ऑफिसर के कुछ कारण से उन्होंने असेस नहीं कर पाया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो टाइम दे सकता है, वो टाइम स्पेसिफाई कर देगा कि भाई नहीं, चलो ये गवर्नमेंट सर्वेंट जो है ना 6 महीने के बदले 8 महीने तक तुम फैमिली पेंशन दे देना, इसके भीतर मैं कैलकुलेट करके बता दूंगा। तो ये बात यहाँ पे आपका बताया गया है कि फैमिली पेंशन कुछ एक्स्ट्रा पीरियड हो या कुछ और पीरियड के लिए या कितना पीरियड के लिए दिया जाएगा, तो ये हमारा जो अकाउंट्स ऑफिसर है यहाँ पे कंफर्म करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोला कि अकाउंट्स ऑफिसर का काम है पीपीओ को बनाना, पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो है उसको बनाना। और कितने दिन के भीतर बनाना है, तो बोला गया विद इन 1 मंथ ऑफ रिसिप्ट ऑफ फैमिली पेंशन केस फ्रॉम द हेड ऑफ ऑफिस। हेड ऑफ ऑफिस से जब फैमिली पेंशन का केस रिसीव होता है, वहाँ से 1 महीने के भीतर उनको पीपीओ बनाना है। 1 महीने का समय यहाँ पे आपका दिया गया फॉर द पर्पज ऑफ पीपीओ, है ना। चलिए 1 मिनट हम लोग सर्च कर लेते हैं, एक पेंशन पेमेंट ऑर्डर कहाँ गया, इसका पिछला वाला 63 62। देखिए यहाँ पे हमने देखा था, कुछ अलग अलग केसेस में आपका अलग अलग दिया गया है ना। देखिए हम लोग 63 में भी हमने देखा था, जहाँ पे अकाउंट्स ऑफिसर को पीपीओ बनाना रहता था, वहाँ पे उनको फॉर्म 7 का पार्ट 2 कंप्लीट करना पड़ा था। और यहाँ पे ये कौन सा केस था, ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस नॉर्मल केस था, है ना, सुपर एनुएशन वाला केस था। पर वहाँ पे हम देख रहे हैं अभी डेथ केस, मिसिंग वाला केस, तो दोनों केस में आपका अलग है। यहाँ पे अगर हम आए तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, इशू द पेंशन पेमेंट ऑर्डर नॉट लेटर देन 2 मंथ्स इन एडवांस फ्रॉम द डेट ऑफ सुपर एनुएशन। सुपर एनुएशन से एटलीस्ट 2 महीना पहले उनको पीपीओ इशू कर देना था। जहाँ पे आपका पेंशन पेपर का केसेस वगैरह था, वहाँ पे बोला गया पीपीओ कब तक यूज़ करना, इशू करना है, तो जब आपका पेंशन का पेपर रिसीव हो गया हेड ऑफ ऑफिस से, वहाँ से 45 दिन के भीतर इशू करना है। तो आपको यहाँ पे याद रखना रहेगा कि सुपर एनुवेशन के केस में ये 2 महीना और 45 दिन वाला केस, और जब हम रूल 76 में आ रहे हैं, जहाँ पे मिसिंग गवर्नमेंट सर्वेंट को लेके हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे पेंशन पेमेंट ऑर्डर इशू करने के लिए कितना दिन का समय दिया गया, बताइए, है ना। बिल्कुल मंदाकिनी जी, वेरी गुड, 2 महीना बिफोर रिटायरमेंट, 45 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ केस।
है ना। तो ये केस आपको याद रखना रहेगा, क्योंकि यही टाइप का चीज़ जो है एग्ज़ाम हॉल में जाके ना दिमाग में केमिकल लोचा तैयार करता है ना। तो हमको याद रखना रहेगा। अच्छी बात है कि आप लोगों ने इसका जवाब सही सही दिए हैं। किसने किसने, जैसे मंदाकिनी जी ने लिखा, और किसने, संतोष के नीचे, चलिए, अरे मेरा महेश जी, वेरी गुड। चलिए आगे आते हैं हम लोग। आगे क्या बोला गया, बोला कि इन केस ऑफ ए मिसिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय द पेमेंट ऑफ फैमिली पेंशन शैल बी मेड बाय द पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी ओनली आफ्टर एक्सपायरी ऑफ ए पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ लॉजिंग ऑफ रिपोर्ट विद इन कंसर्न पुलिस स्टेशन। क्या बोला गया, इन केस ऑफ मिसिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय खो गया, गुम हो गया, तो यहाँ पे फैमिली पेंशन कब से मिलेगा, फैमिली पेंशन कब से मिलेगा, तो बोला जा रहा था पेमेंट ऑफ फैमिली पेंशन शैल बी मेड बाय द पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी ओनली आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 months, है ना। तो ये आपको याद रखना रहेगा कि फैमिली पेंशन जब पे किया जाएगा, कोई गवर्नमेंट सर्विस, ये डेथ केस का बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम कौन सा बात कर रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है मिसिंग हो गया, है ना, जहाँ पे मिसिंग हो गया, उस केस में आफ्टर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ लॉजिंग ऑफ एफआईआर, है ना, जब आपका पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर किया जाएगा, उसके एक्सपायरी से 6 महीना, है ना, उसके बाद जाके आपका ये पेमेंट वगैरह किया जाएगा। फिर क्या बोला गया, द अमाउंट ऑफ प्रोविजनल फैमिली पेंशन एज डिसबर्स्ड बाय द हेड ऑफ ऑफिस इज फाउंड इन एक्सेस। अगर कभी ऐसा केस हुआ जहाँ पे प्रोविजनल फैमिली पेंशन जो डिसबर्स किया गया वो एक्सेस था, फैमिली पेंशन जो एसेस, जो फैमिली पेंशन फाइनली आपका एसेस किया गया उससे ज़्यादा दिया गया, उस केस में क्या होगा, तो बोला कि इट शैल बी ओपन टू द अकाउंट्स ऑफिसर टू एडजस्ट द एक्सेस अमाउंट फ्रॉम ग्रेचुइटी, है ना। तो बोला कि अगर कोई एक्सेस फैमिली पेंशन पे कर दिया गया है इस जगह पे, है ना, तो उस जगह पे अकाउंट्स ऑफिसर के लिए ये आपका खुला है कि भाई आप ग्रेचुइटी से उसको रिकवर कर लो। अदरवाइज अगर ग्रेचुइटी से रिकवर नहीं हो पा रहा है तो उस जगह पे इन इंस्टॉलमेंट फ्रॉम फैमिली पेंशन, है ना, विच इज़ पेएबल इन फ्यूचर। तो अगर आपका ग्रेचुइटी से रिकवर नहीं हो पा रहा है तो फ्यूचर में जो पेंशन आपको मिलने वाला है वहाँ से इसको रिकवर हम कर लेंगे, है ना। फिर क्या बोला गया, इफ द अमाउंट ऑफ प्रोविजनल ग्रेचुइटी डिसबर्स्ड बाय द हेड ऑफ ऑफिस प्रूव्स टू बी लार्जर देन द अमाउंट फाइनली असेस्ड, द बेनिफिशियरी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू रिफंड द एक्सेस। फंडा क्या हुआ, पेंशन चला गया तो पेंशन मिल जाएगा, है ना। पेंशन अगर हमने एक्सेस पे कर दिया था तो उसको रिकवर किया जाएगा, पेंशन एक्सेस ये आपका रिकवर हो जाएगा। ग्रेचुइटी एक्सप्रेस, ग्रेचुइटी अगर एक्सेस हो जाता है तो नो रिफंड, है ना। यहाँ पे कोई पैसा वैसा वापस मिलने वाला नहीं है, हमने एक बार पैसा आया और खा लिया, अब जो करना है कर लो, ठीक है। आगे आते हैं, रूल 77 क्या बोला जा रहा है, एडजस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ड्यू। इसमें भी कुछ खास है नहीं, ऑलरेडी हम लोग पहले जो ही देख रहे थे वही सारा चीज़ है, बस थोड़ा बहुत समय का अंतर एक एक जगह पे दिया हुआ है। क्या बोला गया, आउटस्टैंडिंग लाइसेंस फी पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ पीरियड बिफोर द डेट ऑफ डेथ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी वेव ऑफ एंड इफ द गवर्नमेंट एकोमोडेशन, जो हम लोग लास्ट क्लास में देखे हुए थे। हालांकि इसमें एक हम लोग और भी देखे कि स्वामी हैंडबुक में अगर हम जाए तो आपका कितना कितना दिन हम लोग देखे हुए थे लास्ट क्लास में, बताइए। डेथ केस में कितना कितना दिन देखे हुए थे, जितना हमको याद आ रहा है 12 महीना, 12 महीना था ना, जो आपका नॉर्मल, हाँ 12 महीना नॉर्मल लाइसेंस फी में, फिर 12 महीना अगर उस जगह पे उनका कोई मान लीजिए रेसिडेंस नहीं है, उसका अपना घर नहीं है ना, तो उस जगह पे फिर से फर्दर 12 महीना ऑन नॉर्मल लाइसेंस फी था, जितना हमको याद आ रहा है, बताइए कंफर्म करिए। दोनों आपका नॉर्मल लाइसेंस फी था, है ना, तो 12 + 12 दोनों आपका नॉर्मल लाइसेंस फी था। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका पेंशन रूल में दिया गया तो है, बट हमको याद रखना रहेगा दोनों, ठीक है, फिर जाके हम लोग उसको चेक कर पाएंगे। आफ्टर यहाँ पे क्या बोला गया, पहला बात तो बोला गया कि आउटस्टैंडिंग लाइसेंस फी पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ पीरियड बिफोर द डेट ऑफ डेथ द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी वेव्ड ऑफ।
है ना। तो कोई भी आउटस्टैंडिंग लाइसेंस फी अगर पहले से है तो उसको वेव ऑफ कर दिया जाएगा, माफ़ कर दिया जाएगा। एंड इफ द गवर्नमेंट एकोमोडेशन इज रिटेन्ड बाय द फैमिली ऑफ डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट आफ्टर डेथ, डेथ के बाद अगर उसका फैमिली वहाँ पे रहना चाहता है तो उस जगह पे क्या होगा, तो बोला कि लाइसेंस फी फॉर द मंथ फॉर विच गवर्नमेंट सर्वेंट हैज़ डाइड एंड द फर्स्ट 3 months शैल नॉट बी रिकवर्ड, जिस महीने में डेथ हुआ उसको छोड़ देंगे और अगला 3 महीना जो है उसको छोड़ देंगे, उसके बाद देखा जाएगा, है ना। इफ द आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ ड्यूज was not recovered from pay and allowance the deceased or Mrs. government servant, the outstanding amount shall be adjusted against the amount of gratuity with it, है ना। आउटस्टैंडिंग ड्यूज जो है इसको अगर पे एंड अलाउंस से मान लीजिए रिकवर नहीं किया गया, कोई पैसा था जो रिकवर नहीं किया गया, तो इसको कहाँ से रिकवर करेंगे, तो जो ग्रेचुइटी हम लोग देखे हुए थे, कितना ग्रेचुइटी हेल्ड किए थे बताइए फटाफट से, कितना ग्रेचुइटी हम हेल्ड किए हुए थे, 10% हेल्ड किए थे, वहां से इसको आपका रिकवर कर लिया जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं 78 के, क्या बताया गया, बोला कि पेमेंट ऑफ फैमिली पेंशन, डेथ ग्रेचुइटी व्हेन गवर्नमेंट सर्वेंट डाइज गोइंग मिसिंग ऑयल ऑन डेपुटेशन। तो ये हम लोग लास्ट क्लास में भी देखे हुए थे, सेम कंडीशन जो नॉर्मल सुपरएनुएशन वाला था वही वाला यहाँ पर भी लागू है। इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट व्हाइल ऑन डेपुटेशन टू अनदर सेंट्रल गवर्नमेंट, फैमिली पेंशन ग्रेचुइटी ऑथराइज बाई बोरोइंग डिपार्टमेंट, सेम प्रोफर्मा है, सेम कंडीशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर डेपुटेशन में है तो जिसने बोरो किया वो पे करेगा। स्टेट गवर्नमेंट में अगर है, वाइल ऑन फॉरेन सर्विस में अगर है तो फैमिली पेंशन एंड ग्रेचुइटी ऑथराइज्ड बाय पेरेंट डिपार्टमेंट, यहाँ पे पेरेंट डिपार्टमेंट जो है वो ऑथराइज करेगा, है ना। लास्ट क्लास में भी हम लोग देखे हुए थे, यहाँ पे पेरेंट डिपार्टमेंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर रहेगा तो बोरोइंग डिपार्टमेंट करेगा। आगे 79 बोला कि सैंक्शन ऑफ फैमिली पेंशन रेसिडुअरी ग्रेचुइटी ऑन डेथ और डिसअपियरेंस ऑफ ए पेंशनर और फैमिली पेंशनर, है ना। तो सैंक्शन ऑफ फैमिली पेंशन रेसिडुअरी ग्रेचुइटी, रेसिडुअरी ग्रेचुइटी के बारे में कहाँ पे बताया गया था बताइए एक बार फटाफट से, रेसिडुअरी ग्रेचुइटी के बारे में कहाँ पे बताया गया था, 46 में क्या बताया गया था सुधाकर जी, 45 के 3 में बताया गया था, है ना। 46 में क्या बताया गया था एक बार कंफर्म करिए, बिल्कुल नॉमिनेशन के बारे में बताया गया था, ग्रेचुइटी के केस में जो नॉमिनेशन होता है उसके बारे में 46 में आपका बताया गया था। फैमिली के बारे में 45 के 6 में बताया गया था ना, फैमिली के बारे में 45 के 6 में बताया गया था। चलिए अब क्या बोला जा रहा है, ऑन रिसिप्ट ऑफ ए क्लेम फॉर्म इन फॉर्म 10 हेड ऑफ ऑफिस शैल सैंक्शन द फैमिली पेंशन इन फॉर्मेट 3, है ना। तो जब आपका हेड ऑफ ऑफिस के पास वापस आ गया ऑन रिसिप्ट ऑफ क्लेम फॉर्म, जो क्लेम फॉर्म है, जो हमारा क्लेमेंट है, जो मान लीजिए फैमिली मेम्बर है डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट का, उन लोगों ने आपका अप्लाई किया, तो जब क्लेम फॉर्म हमको मिला है तो उस जगह पे क्या क्या एक्शन लिया जाएगा। तो बोला गया ऑन रिसिप्ट ऑफ क्लेम फॉर्म इन फॉर्म 10 द हेड ऑफ ऑफिस हैज़ सैंक्शनड द फैमिली पेंशन इन फॉर्मेट 13। तो यहाँ पे बेसिकली आपको फॉर्म नंबर याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑन रिसिप्ट ऑफ क्लेम इन फॉर्मेट 10, तो जो क्लेम है उसको फॉर्म 10 में सबमिट किया जाएगा। हेड ऑफ ऑफिस जो है फैमिली पेंशन को सैंक्शन करेगा, है ना। तो ये हम लोग यहाँ पे देखे हैं। फिर बोला गया था फैमिली पेंशन इन सच केस शैल बी कंपेबल फ्रॉम द डेट फॉलोइंग द डेट अप टू विच पेंशन फैमिली पेंशन हैज़ बीन पेड। तो जहाँ तक लास्ट हमने पेंशन फैमिली पेंशन दिया हुआ था उसके बाद से आपका पेमेंट जो है वो आपका स्टार्ट होगा, है ना। हु वेंट मिसिंग, और इनके केस में बेसिकली क्या हो जाएगा, तो बोला कि डेट ऑन विच द रिपोर्ट वॉज लॉज्ड विथ कंसर्न पुलिस स्टेशन, है ना। यहाँ पे अगर क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट मिसिंग है तो यहाँ पे फैमिली पेंशन वगैरह जो स्टार्ट होगा वो कब से होगा, जब ये एफआईआर लॉज हो जाएगा उसके बाद से, तुरंत बाद से ये आपका चालू हो जाएगा, ठीक है।
ऑथोराइजेशन एंड पेमेंट्स ऑफ अकाउंट्स ऑफिसर, यहाँ पर भी सेम बातें बताया गया, कुछ खास है नहीं. ऑन द रिसिप्ट ऑफ सैंक्शन अंडर 79 रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ फैमिली पेंशन, रेसिडुअरी ग्रेजुइटी और बोथ अकाउंट्स ऑफिसर शैल ऑथोराइज द पेमेंट of the same within 1 month from the date of receipt of application, है ना. तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया. ऑन द रिसिप्ट ऑफ सैंक्शन अंडर 79 रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ फैमिली पेंशन और रेसिडुअरी ग्रेजुइटी और बोथ अकाउंट्स ऑफिसर शैल ऑथोराइज द पेमेंट. जब आपका ये फैमिली पेंशन का जो आपका फॉर्म है ना, वो सारा चीज़ जो आपका रिसीव होगा, तो उसके बाद ऑन रिसिप्ट ऑफ सैंक्शन अंडर, जब सैंक्शन इशू हो जाएगा, है ना, द अकाउंट्स ऑफिसर शैल ऑथोराइज द पेमेंट ऑफ द सेम विद इन 1 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सैंक्शन. जब आपका सैंक्शन आपका आ जाएगा, मिल जाएगा, मान लीजिए हेड ऑफ ऑफिस जो है वो सारा डिटेल्स करके वेरीफाई करके सब कुछ करके दे दिया है, अकाउंट्स ऑफिसर को वो जो ऑथोराइज करना है, पेमेंट को ऑथोराइज करना है, वो कितने दिन के भीतर करना है, तो 1 महीने के भीतर जो है इनको ऑथोराइज करना रहेगा. द अकाउंट्स ऑफिसर शैल ऑथोराइज द पेमेंट, रिटायरमेंट ग्रेचुइटी एंड फैमिली पेंशन. ये सारा किसका काम है, अकाउंट्स ऑफिसर का ही काम है. आगे बढ़ते हैं हम लोग. ये पेंशन रूल जो है, डेट फ्रॉम विच द पेंशन बिकम्स पेएबल, पेंशन कब से लागू होने वाला है, तो बोला गया द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बिकम एलिजिबल फॉर पेंशन फ्रॉम द डे फॉलोइंग रिटायरमेंट. मान लीजिए आपका 30 अप्रैल तक आपका ये किया गया है ना, तो उस जगह पे क्या होगा, तो बोला जा रहा है अगले दिन से, 30 अप्रैल को किसी ने रिटायर किया तो अगले दिन से मतलब 1 मई ऑनवर्ड उस गवर्नमेंट सर्वेंट का एलिजिबिलिटी जो है ये चालू हो जाएगा. फिर करेंसी सभी लोग जानते हैं, इंडियन रुपीज़ जो है इसमें इसको पे किया जाएगा. मैनर ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एंड पेंशन, है ना, ग्रेचुइटी और पेंशन को कैसे दिया जाएगा, कब मिलेगा, उसके बारे में यहाँ पे आपका बताया गया है. तो बोला कि पेंशन जो है फिक्स्ड किया गया मंथली रेट में, शैल बिकम पेएबल मंथली ऑन और आफ्टर द लास्ट वर्किंग डे ऑफ मंथ. महीने का जो लास्ट वर्किंग डे है उसमें, महीने का जो लास्ट वर्किंग डे है जब वो उसमें जाके ये आपका पेंशन वगैरह जो है पे होने का बात बताया गया. बट बोला कि मार्च महीने के केस में ये लास्ट वर्किंग डे में नहीं मिलेगा, उसके बदले अप्रैल का जो फर्स्ट वर्किंग डे होगा उसी में इसको पे किया जाएगा. ठीक है. आगे कुछ है नहीं, इंटरप्रिटेशन है. ये इंटरप्रिटेशन में कुछ है नहीं कि हमको कौन सा मिनिस्ट्री का, कौन सा डिपार्टमेंट का कंकरेंस चाहिए. तो बोला कि जब भी कोई डाउट अराइज होता है इंटरप्रिटेशन के बारे में, है ना, कि कोई पर्टिकुलर जगह पे कोई एक शब्द बोला गया, एक लाइन बोला गया, उसका मतलब जो है हमको समझ में नहीं आ रहा है, वो क्या एक्चुअल में बोलना चाह रहा है, तो उसको कहाँ पे बताया गया, बोला गया इंटरप्रिटेशन के भीतर ही आपका रखा गया है ना. अब इसके लिए किसका कंसल्टेशन चाहिए, किससे डिस्कस करना है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड पेंशनर्स, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड पेंशनर्स, वेलफेयर एंड डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग. तो हमने ये देख लिया, ये 2 जगह का नाम बताया गया, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन, पेंशनर्स एंड वेलफेयर, और साथ में आपका क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग. इन लोगों के पास आपका इंटरप्रिटेशन का पावर जो है दिया गया. पावर टू रिलैक्स, कोई प्रोविजन को लेके अगर दिक्कत होता है उसको रिलैक्स करने का पावर भी यहाँ पे दिया गया अंडर रूल 86. रिपील में 1972 का जो पेंशन रूल है उसको ये रूल रिपील करता है. उसके बाद देखिए ये डिफरेंट फॉर्म नंबर्स दिया गया है, इसका मटेरियल मैं आपको शेयर कर दिया हूँ, और अगर किसी को नहीं मिलेगा दोबारा शेयर कर दूंगा. और आपको यहाँ पे एक काम और करना है, आपको ये फॉर्म 1 से लेके फॉर्म 14, 13 और फॉर्मेट जो है इसको याद करना भी आप ही का काम है ना. इसको हम अलग से अभी डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें कुछ है नहीं खास, खाली आपको फॉर्म नंबर को देखना है और याद रखना है, बस इतना ही है. ठीक है. इसके भीतर किसी का कुछ डाउट, किसी को कुछ बोलना, बताना, पूछना है, हम लोग ये फॉर्म नंबर जो है इसको, इसमें मेरे हिसाब से अगर देखिएगा ना तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म नंबर है, जैसे फॉर्म 3, फॉर्म 5, है ना. क्लियर है यहाँ तक. फॉर्म नंबर वगैरह आप लोगों को पढ़ लेना है, इसको हम लोग बता के और आपका वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, है ना. 75 एंड 79, चलिए
79 क्या बताया गया था? ट्रीटमेंट, चलिए 1 मिनट वेट करिए। आकिब जी, आवाज़ सुनाई दे रहा है मेरा? क्लियर है? दोनों आपने बहुत अच्छा पॉइंट आइडेंटिफाई किए हैं, बट इसके लिए आप देखिए दोनों का चैप्टर आपका 75 आप बताए हुए थे पहले, तो 75 जो है कौन सा चैप्टर में आ रहा है? देखिए चैप्टर 11 में आ रहा है। यहाँ पे क्या बताया गया? डिटर्मिनेशन ऑथोराइजेशन ऑफ अमाउंट ऑफ फैमिली पेंशन एंड ग्रेचुइटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट who goes who dies while in सर्विस और गोज मिसिंग while in सर्विस। तो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जब सर्विस कर रहा था उस टाइम पे वो अगर मर जाता है, डेथ हो गया, वो अगर खो जाता है, उनके केस में क्या होगा? ये सारा आपका 75 में बताया गया कि उनको जो पेमेंट वगैरह किया जाएगा उसके केस में कंडीशन क्या रहेगा। बट यहीं पे जब आप 79 पे आ जाते हैं, यहाँ पे बोला गया मिसिंग पेंशनर और फैमिली पेंशनर, मतलब ये मिस हुआ आफ्टर रिटायरमेंट, मिस हुआ। तो आफ्टर रिटायरमेंट अगर मिस होता है तो क्या क्या होगा, उस जगह पे आपका फॉर रूल 79 पे बताया गया। बट बिफोर रिटायरमेंट अगर मिस होता है, डेथ होता है, उसके बारे में 75 में बताया गया। ठीक है। HOD will prepare the list of government servant. HOD will process the pension of the HO हेड ऑफ ऑफिस। एक्चुअली देखिए मंदाकिनी जी, वहाँ पे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट बोला है ना, वहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज का मारपेच आप बोल सकते हैं। वहाँ पे लिखा हुआ है कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है उनके पास रेडी रहेगा ये लिस्ट, बट ये लिस्ट रेडी कैसे होगा? तो हेड ऑफ ऑफिस के माध्यम से होगा। जितना सारा हेड ऑफ ऑफिस है सब अपना 15 मतलब अगला 15 महीने में कौन कौन रिटायर होने वाला है उसका एक लिस्ट बनाएगा, और बना के वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट को शेयर करेगा कि अगला 15 महीने में ये लोग रिटायर होने वाला है। हर महीने का 15 तारीख को इसको करेगा। अब हेड ऑफ डिपार्टमेंट क्या करेगा? उसको कंपाइल करेगा और अकाउंट्स ऑफिसर के पास भेज देगा कि मेरा पूरा ये जो रीजन है, इस रीजन में इतना लोग जो है आपका रिटायर होने वाला है, आप अपना रिकॉर्ड को अपडेट कर लीजिए। क्लियर है? क्लियर है? सवाल किसका था? मंदाकिनी जी का शायद ना। मंदाकिनी जी क्लियर हुआ कि नहीं बताइए, है ना? चलिए, और किसी का और कोई सवाल? चलिए, तो अभी क्वेश्चन आंसर एक दो कुछ पूछे आप लोगों से, या फिर क्या करना है बताइए? आप बोलिएगा तो 6 मिनट का समय हम लोग लेते हैं। 10 बज के, अच्छा चलिए पूछ लेते हैं ना। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि आपके अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि कभी भी आपसे सवाल पूछा जाए और आप हमेशा रेडी रहोगे, है ना? चलिए फटाफट से जवाब देना है। इन नवोदय विच अकाउंट्स मेंटेन कौन करता है, ये तो आपका देखना पड़ेगा। हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है आपका, जितना हमको याद आ रहा है, लेवल 14 होता है ना। PMG लेवल आपका मान लीजिए 17 हो जाएगा, सेक्रेटरी DG 17 हो जाएगा, फिर आपका मेंबर आ जाएगा 16, चीफ PMG 15, फिर PMG 14, है ना। लेवल 14 में जो है वो आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। लेवल 14 में जो है वो आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। आप ऐसे मान सकते हो किसी भी पर्टिकुलर जो आपका स्कूल रहेगा उसमें जो उनका बॉस रहेगा वो उसका हेड ऑफ ऑफिस आप मान सकते हैं। अगर आपका सैलरी वगैरह पे वही करता है ना, तो उनको आप हेड ऑफ ऑफिस मान सकते हैं। और हेड ऑफ ऑफिस वो अपना अकाउंट्स जिसके पास सबमिट करता है, आपका स्कूल को अपना अकाउंट्स किसी ना किसी के पास सबमिट करना रहता होगा, तो जिनके पास वो सबमिट करता होगा वहाँ पे आपका अकाउंट्स ऑफिसर रहेंगे। ठीक है शिवेन जी?
मतलब आप अपने ऑफिस का नहीं, देखिए आपका ऑफिस का बात वो नहीं चल रहा है, आपके ऑफिस को किसी ना किसी को तो अकाउंट सबमिट करना होता है ना, सबमिट करना होता है कि नहीं। अब आपका हायरार्की को हमको एग्जैक्ट हमको आइडिया है नहीं, आप एक बार अपना हायरार्की अपने वेबसाइट में भी चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे भी कुछ दिया हुआ है कि नहीं इस बारे में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, फटाफट से बताइए ये रूल लागू कब से हुआ था, डेट फ्रॉम विच पेंशन रूल कम इन टू फोर्स। फटाफट से पब्लिक चैट में जवाब दीजिएगा, देखेंगे कौन पहला जवाब देता है। पहला 3 अभिजीत, 20-12, फिर सुधा सची, कौन कौन जवाब दिया देखते हैं पहले से। 22-12 किसने बोल दिया, है ना। 22-12 भी किसी का आंसर आया है, तो 22-12 नहीं है, 20-12 जो है इसका करेक्ट डेट जो है। ठीक है। चलिए बताइए अगले से, ऑप्शन फॉर्म फर्निश करना होता था, क्या आप एनपीएस लेना चाहते हैं कि ओपीएस लेना चाहते हैं, है ना। वो आपका जो हमारा वहाँ पे ये था ना, इफ ऑप्शन फॉर्म फर्निश्ड, तो वो कौन सा रूल के बारे में बताया गया, रूल 10 ऑफ सीसीएस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनपीएस रूल, बिल्कुल रूल 10 के बारे में वहाँ पे आपका बताया गया था। अच्छा, एक गवर्नमेंट सर्वेंट है जो इंटाइटेल्ड है कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड के लिए, क्या वो आपका एनपीएस पेंशन के लिए आपका मतलब पेंशन रूल के भीतर कवर्ड होगा कि नहीं होगा। अच्छा 1 मिनट प्लीज़ वेट करिए। जी सर, हेलो। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, एवरेज एम्प्लॉयमेंट्स कितने महीने का होता है, हम लोग सभी लोग जानते हैं एवरेज एम्प्लॉयमेंट्स कितने महीने का होगा, 10 महीने का होगा। अच्छा बताइए कौन सा ऑनलाइन एप्लीकेशन है, कौन सा ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसमें हमको ये पेंशन केसेस फॉरवर्ड करना है, भविष्य, है ना। ऑनलाइन केस ये का नाम क्या है, भविष्य है। चलिए अच्छा, फैमिली पेंशन कौन सा रूल में बताया गया, फैमिली पेंशन रूल 50 में बताया गया, बढ़िया है। गवर्नमेंट ड्यूज़ को कहाँ पे डिफाइन किया गया, गवर्नमेंट ड्यूज़ कहाँ पे बताया गया, गवर्नमेंट ड्यूज़ 67 का 2, है ना, वेरी गुड, 67 का 2, बहुत बढ़िया है भाई। सर्विस ग्रेचुइटी को कहाँ पे बताया गया, सर्विस ग्रेचुइटी, सर्विस ग्रेचुइटी को कहाँ पे बताया गया, सर्विस ग्रेचुइटी को रूल 44 में बताया गया, बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए सर्विस ग्रेचुइटी के लिए आपका कितने साल से ज़्यादा सर्विस हो जाएगा तो सर्विस ग्रेचुइटी और नहीं मिलेगा, कितने साल से नीचे का सर्विस रहेगा तभी सर्विस ग्रेचुइटी मिलेगा, कितने साल का नीचे का सर्विस रहेगा तभी सर्विस ग्रेचुइटी मिलेगा। 10 साल से, है ना, लेस देन 10 अगर होगा, 10 साल से नीचे का अगर सर्विस रहेगा तभी जाके आपका सर्विस ग्रेचुइटी मिलता है, क्योंकि एटलीस्ट 10 साल हो गया तब जाके वो पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अच्छा बताइए अगर किसी का 5 साल का सर्विस हो चुका है तो क्या उनको खाली सर्विस ग्रेचुइटी मिलेगा या फिर बोथ सर्विस ग्रेचुइटी एंड रिटायरमेंट ग्रेचुइटी मिलेगा। 5 साल का हो चुका है, 10 साल के नीचे का है, बोथ सर्विस ग्रेचुइटी एंड रिटायरमेंट ग्रेचुइटी मिलेगा। अगर 5 साल के नीचे का है तो केवल सर्विस ग्रेचुइटी मिलेगा, आपका रिटायरमेंट ग्रेचुइटी नहीं मिलेगा। कौन सा रूल में सर्विस ग्रेचुइटी के बारे में बताया गया, कौन सा रूल में सर्विस ग्रेचुइटी के बारे में बताया गया, फटाफट, रूल 44 में बताया गया। रिटायरमेंट ग्रेचुइटी के बारे में कहाँ पे बताया गया, रिटायरमेंट ग्रेचुइटी 45 का 1 बिल्कुल, यही आंसर होना चाहिए। डेथ ग्रेचुइटी के बारे में कहाँ पे बताया गया, डेथ ग्रेचुइटी 45 का 2 में बताया गया। अच्छा बताइए रिटायरमेंट ग्रेचुइटी जो होता है, अच्छा सर्विस ग्रेचुइटी पहले बताइए, सर्विस ग्रेचुइटी जो होता है हर कंप्लीटेड 6 मंथ के लिए कितना दिया जाता है एमोलूमेंट का, एमोलूमेंट्स का कितना प्रतिशत आपका दिया जाता है, आप बता सकते हैं। हाफ, हाफ मतलब 50% हो जाएगा, है ना, जो आपका एमोलूमेंट्स का 50% करके देंगे। अच्छा बताइए अगर रिटायरमेंट ग्रेचुइटी है उस जगह पे कितना प्रतिशत दिया जाता है, जो आपका एमोलूमेंट्स है उसका हर कंप्लीटेड 6 महीने के लिए 1/4 हो जाएगा, मतलब 25% हो जाएगा, वेरी गुड। डेथ ग्रेचुइटी, किसी का डेथ अगर विद इन 1 ईयर होता है तो कितना एमोलूमेंट्स मिलेगा, 2 हो जाएगा, है ना, 1 साल। और इसको एक चार्ट भी हमारा दिया हुआ है, वो चार्ट आपको याद रखना रहेगा। मैक्सिमम कितना टाइम हो सकता है डेथ ग्रेचुइटी जो है एमोलूमेंट्स का,
33 टाइम हो सकता है। रिटायरमेंट ग्रेचुइटी कितना टाइम हो सकता है? रिटायरमेंट ग्रेचुइटी 16.5 टाइम्स जो है हो सकता है। बहुत बढ़िया है आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा बताइए, हेड ऑफ ऑफिस जो होंगे, क्या वो नॉन गेजेटेड ऑफिसर हेड ऑफ ऑफिस कहलाया जा सकता है? क्या कोई नॉन गेजेटेड ऑफिसर को हेड ऑफ ऑफिस कहा जा सकता है? क्या कोई नॉन गेजेटेड ऑफिसर को हम हेड ऑफ ऑफिस बोल सकते हैं? नहीं बोलेंगे। हेड ऑफ ऑफिस जो है आपका एटलीस्ट कोई गेजेटेड ऑफिसर होंगे। मीन्स ए गेजेटेड ऑफिसर डिक्लेयर्ड एज सच अंडर डेलीगेशन ऑफ फिनेंशियल पावर रूल का रूल 14। चलिए वेरी गुड। अच्छा बताइए, इसके साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी, पेंशन डिसबर्समेंट अथॉरिटी में कौन कौन आता है? पेंशन डिसबर्समेंट अथॉरिटी में कौन कौन आता है? चार नाम हम लोग देखे हुए हैं यहाँ पे। कौन कौन होता है? याद है किसी को? फटाफट से बताइए। बैंक, ट्रेजरी, सब ट्रेजरी, पोस्ट ऑफिस, अकाउंट्स ऑफिसर। बैंक, पोस्ट ऑफिस, ट्रेजरी और आपका अकाउंट्स ऑफिसर, है ना, बीपीटीए। बैंक, पोस्ट ऑफिस, ट्रेजरी, अकाउंट्स ऑफिसर। बैंक, पोस्ट ऑफिस, ट्रेजरी और अकाउंट्स ऑफिसर। बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे, बहुत ज़्यादा और नहीं बढ़ पाएंगे, उसके पहले हमारा भी एक बुलावा आ रहा है घर से। उसके पहले फटाफट से, हाँ, कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट बताइए। कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट, ग्रुप ए गवर्नमेंट सर्वेंट है, कितना साल के भीतर लेने के लिए कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट आपका ये करना है? 1 साल के भीतर अगर लेना है तो हमको स्पेशल परमिशन लेना रहेगा। अच्छा, कितने दिन के भीतर, अगर रिफ्यूज़ करने के कितने दिन के भीतर हम रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं? रिफ्यूज़ करने का, सची, वेरी गुड। बाकी लोग बताइए, रिफ्यूज़ करने के कितने दिन के भीतर दे सकते हैं? 30 दिनों के भीतर हम दे सकते हैं। चलिए, टेम्पोररी सर्विस के केस में कितना आपका पीरियड जो है काउंट किया जाता है क्वालिफाइंग सर्विस के रूप में? टेम्पोररी सर्विस के केस में हाफ जो है काउंट किया जाता है। बढ़िया है, बताइए, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, ये तो ऑलरेडी देख लिए, काउंटिंग सर्विस, सर्विस ऑन प्रोविजन। अच्छा, ये हमारा एक था रूल नंबर, फॉरफीचर ऑफ सर्विस ऑन डिसमिसल और रिमूवल, कहाँ पे बताया गया? फॉरफीचर ऑफ सर्विस ऑन डिसमिसल और रिमूवल, वेरी गुड, 24 में बताया गया। बहुत बढ़िया। चलिए, अब आप लोग अच्छा पढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है ना। चलिए, और एमोलूमेंट्स, चलिए बेसिक पे कहाँ पे डिफाइन किया गया? बेसिक पे को कहाँ पे डिफाइन किया गया? 9 का 21 का 1 का 1, हरिंद्र जी, वेरी गुड। 21 का 1 खाली बोलने से नहीं चलेगा सचिन, 9 का 21 का 1 का 1, है ना, यही याद रखना है आपको। चलिए, चलिए, एक कैलकुलेशन में बेसिक पे प्लस एनपीए प्लस डीए आता है। ये कैलकुलेशन ग्रेचुइटी का हो रहा है या पेंशन का हो रहा है? ग्रेचुइटी का हो रहा है, बढ़िया। चलिए, चलिए, तो आज हम लोग यहाँ तक ही रुकते हैं, ठीक है। मोटा मोटी आप लोग अच्छा पढ़े हैं, बहुत लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिए हैं, अच्छी बात है। हम तो इसके भीतर बहुत सारा चीज़ भूल चुके हैं, है ना, बूढ़ा हो गए हैं ना इस कारण से। बट आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं आप लोग और अच्छे से पढ़िए। कल का टाइम आपके पास है, आप लोग और अच्छे से इसको, हाँ, शेयर रिकॉर्डिंग में अभी शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में, मैं अभी रिकॉर्ड बिठा दूंगा। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, बिल्कुल हरिंद्र जी, है ना। चलिए, तो गुड नाइट। नेक्स्ट टॉपिक, ये महेश जी, जैसे महिला लोगों को शादी के पहले एज नहीं पूछता, लड़का का सैलरी नहीं पूछता, वैसे टीचर को कभी नेक्स्ट टॉपिक मत पूछना, है ना। बिल्कुल हरिंद्र जी, यही ना, जितना पढ़िएगा उतना भूलिएगा। आप नहीं पढ़िए, मत भूलिए। जो लोग सबसे कम पढ़ता है वो सबसे कम भूलता है, बट हमको भूलना है, क्योंकि हमको पढ़ना भी है। और बार बार जब आप पढ़िएगा, रिवीजन के प्रति ना थोड़ा ज़्यादा केयर दीजिए। जो टॉपिक हो गया है उसको बार बार आप रिवाइज करिए, है ना। आप बार बार रिवाइज करिएगा तभी जाके आपको दिमाग में सेट होगा। 10 बार 20 बार रिवाइज कर लीजिए,
जो टॉपिक आप पढ़ के जाइएगा, आपको वहाँ से एक सवाल भी बचना नहीं चाहिए, सारा कंप्लीट होना चाहिए, कि कुछ भी पूछ लो, कहीं से भी पूछ लो, हम जवाब दे के आएंगे, है ना। चलिए अभी गुड नाइट करते हैं हम लोग।